जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हिंदी एस्पिरेंट में। मेरा नाम है नवीन कुमार। पॉलिटी वाली सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो पूरे पॉलिटी का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने पहले वीडियो में आपको डिस्कस किया कि अभी अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार क्या होता है, अच्छा संवैधानिक क्या अधिकार होता है भैया, विधिक अधिकार क्या होता है, तो मानवाधिकार क्या होता है। ये सब सारी चीजें हम लोग पहले वीडियो में मूल अधिकार के देख लिए हैं। आज हम लोग राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा क्या पे दी गई है, क्या राज्य की परिभाषा केवल मूल अधिकार में ही दी गई है या फिर संविधान के अनदर अनुच्छेदों में भी मूल अधिकार की परिभाषा है। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है भैया, मतलब कि न्यायिक समीक्षा जिसे कहते हैं, ठीक ना। या फिर पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, आच्छादन का सिद्धांत क्या है, विधि का शासन क्या है, विधि के समान संरक्षण क्या है। ये सब सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ना सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आते हैं, मेरा नाम है नवीन कुमार। आज पॉलिटी का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का यह फंडामेंटल राइट का सेकंड वीडियो होगा। आते हैं भी, तो सवाल है कि मूल अधिकार में राज्य की परिभाषा। हम देखिए आपको एक सामान्य परिचय एक पेज में दे दिए थे, लेकिन अब हम डिटेल से चलने वाले हैं। तो सवाल है कि राज्य की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार की दी गई है। तो आप अनुच्छेद 12 देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक पूरा संविधान का मूल अधिकार है, ठीक ना। तो सवाल है कि जो मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 है, यह राज्य की परिभाषा को इंडिकेट या राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। तो सवाल है कि क्या मूल अधिकार की परिभाषा केवल अनुच्छेद 12 में है? नहीं भैया, केवल 12 में नहीं, अनुच्छेद 36 में भी है। जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहां पर भी राज्य की परिभाषा यही दी गई है। कहा गया है कि जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, वही अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा से आशय है, ठीक ना। तो सवाल है कि राज्य की परिभाषा क्या है, कैसे राज्य को परिभाषित करेंगे। तो सुनना जरा, जिसे हम आम बोलचाल भाषा में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु ये कहते हैं, वाकई ये परिभाषा नहीं दी गई है राज्य में। ये परिभाषा अनुच्छेद 12 में नहीं दी गई है। अनुच्छेद 12 में सीधा सा कहा गया है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। सीधा सा कहा गया है राज्य का आशय उस संस्थाओं से है या उन संस्थाओं से है जिसे सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित किया जाता है। मतलब राज्य का सीधा सा आशय उन सारी संस्थाओं से है जिसे सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित किया जाता है, यही राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं आती हैं, जैसे भारत सरकार का संसद या भारत सरकार खुद कैबिनेट मंत्री हो गए, जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, जो भी चीजें हैं यह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, ठीक ना। उसके अलावा प्रत्येक राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, राज्य की परिभाषा, सरकारें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, सभी प्रकार की स्थानीय जो पंचायतें हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, दिल्ली एम्स, ठीक ना, दिल्ली विश्वविद्यालय, बीसीसीआई, एलआईसी, एफसीआई, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये सब सारी चीजें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, ठीक ना दोस्तों। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि जिसे आम बोलचाल भाषा में हम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कहते हैं, वाकई यहां से उसका राज्य का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उन सारी संस्थाओं से है जिसका राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालन किया जाता है। वे सारी संस्थाएं जो है आपका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो मैं यहां पे यह कहना चाहूंगा कि वे सारी संस्थाएं, मतलब कि यहां पर ज्यादातर संस्थाएं सार्वजनिक संस्थाएं हैं, ठीक ना। यहां पर प्राइवेट संस्थाओं को राज्य की परिभाषा से बाहर रखा जाता है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा लगभग सभी संस्थाएं वह सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं। तो सवाल है कि किसी देश के भीतर अगर मैं कहूं कि ये सब सारी संस्थाएं हैं सार्वजनिक संस्थाएं, ठीक ना, किसी देश के भीतर इन्हीं संस्थाओं से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसी संभावना होती है कि जिससे व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है जिन संस्थाओं से, वही संस्थाएं व्यक्ति के अधिकारों का शोषण कर सकती हैं, व्यक्ति के मूल अधिकारों का शोषण कर सकती हैं। ऐसे में जो अपना मूल अधिकार प्रदान किया गया है, यह राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है, मतलब कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया जाता है, ठीक ना भैया। इसीलिए कि ताकि यह राज्य जिसमें भारत के नागरिक या देश के व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं, उनका कोई शोषण ना होने पाए, इसलिए भारत का जो मूल अधिकार है या संविधान का जो मूल अधिकार है वह राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया जाता है, ताकि जो है राज्य इसका शोषण ना करने पाए, ठीक ना। इसलिए कहा जाता है कि मूल अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा कि किसी देश के भीतर ये तमाम प्रकार की सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, इन्हीं सार्वजनिक संस्थाओं में लोग कार्य करेंगे ना। तो सवाल है कि जिन सार्वजनिक संस्थाओं में लोग काम करेंगे, उन्हीं में हो सकता है कि मूल अधिकारों का शोषण हो। तो सवाल है कि जो मूल अधिकार हैं अगर राज्य के विरुद्ध होंगे तो राज्य मूल अधिकारों
का शोषण नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं वह राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि क्यों विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं राज्यों के। तो देश के भीतर एक सार्वजनिक क्षेत्र होगा, एक निजी क्षेत्र होगा, यही राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र होंगे, लेकिन निजी क्षेत्र राज्य की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। अब मैं आपको यहां पे बताते चलूं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, यह जितना अधिक होगा उतना ही नागरिकों को या व्यक्तियों को उनके मूल अधिकारों की प्राप्ति या संरक्षण उनका हो सकेगा। अरे भैया, मान लीजिए कि कोई LIC है, ठीक है ना, अगर LIC प्राइवेट हो जाती है तो क्या मूल अधिकारों की मांग हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। अगर LIC प्राइवेट हो जाती है, अगर रेलवे प्राइवेट हो जाता है, अगर जो है कोई संस्था जो सार्वजनिक संस्था है प्राइवेट हो जाती है, तो वहां पर मूल अधिकारों की डिमांड नहीं की जा सकती, क्योंकि वो राज्य की परिभाषा से हट जाती है, ठीक ना। तो सवाल है कि जितना भी सार्वजनिक क्षेत्र होगा, जितना अधिक सार्वजनिक क्षेत्र होगा, उतना नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि आर्थिक नीति आई 1991 में, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये एक ऐसा निजीकरण, एक ऐसा आर्थिक नीति का, आर्थिक सुधार का दौर था जहां पे निजीकरण तेजी से हावी हुआ। तो सवाल है कि सार्वजनिक क्षेत्र को छोड़ करके निजी क्षेत्र अगर यहां पर अपनी संख्या बढ़ाएंगी या निजी क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या मूल अधिकार का संरक्षण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर जो निजी क्षेत्र है वह है आपका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र की संख्या कम और निजी क्षेत्रों की संख्या ज्यादा हुई इस नई आर्थिक नीति से। जो नई आर्थिक नीति के पहले नागरिकों को मूल अधिकारों का संरक्षण करती थी, लेकिन इस नीति के बाद निजीकरण पर बल दिया गया, चूंकि निजी क्षेत्र को राज्य की परिभाषा से बाहर किया गया है, जिसके कारण यह क्षेत्र नागरिकों को मूल अधिकार की गारंटी नहीं देता। जैसे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की सुविधा नहीं है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र के कारण जो निजीकरण हो रहा है, इससे आरक्षण प्रभावित हो रहा है, लोगों के मूल अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। तो सवाल है कि अगर इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? मतलब कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। क्या आपके हिसाब से नई आर्थिक नीति के पश्चात सार्वजनिक संस्थाओं की कमी के कारण नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित हुए हैं? चर्चा कीजिए। ये आपका मेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो, ठीक ना। तो आई होप आपको कंफर्म हुआ हो गया कि राज्य की परिभाषा केवल अनुच्छेद 12 में ही नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 36 में भी है। राज्य किसे कहा जाता है, या फिर जो है नई आर्थिक नीति से इसको किस प्रकार हम कोरिलेट कर सकते हैं, और फिर आपका मेंस का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक ना भैया। तो ये आपका हो गया। तो अनुच्छेद 13 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी अनुच्छेद 13 को हम कह सकते हैं कि यह मूल अधिकारों के असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां कह सकते हैं, या फिर न्यायिक पुनरावलोकन कह सकते हैं, अथवा हम न्यायिक समीक्षा कह सकते हैं। कि मतलब एक अपना प्यारा सा संसद है, या राज्य विधान मंडल है, या राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल है, उनके द्वारा अगर किसी विधि कानून का निर्माण किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है, ठीक ना। और समीक्षा के दौरान वह देखा जाता है कि यह जो कानून या विधि का निर्माण किया गया है, यह मूल अधिकारों के या फिर संविधान के मूल ढांचों के अनुकूल है कि नहीं है, ठीक ना। उसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो सुनना जरा, अपना प्यारा सा संविधान, और संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले कुछ अंग्रेजों का जो शासनकाल था, और अंग्रेजों के शासनकाल में ढेरों सारी IPC, CRPC, ठीक ना, ये सब सारी जो है विधियां बनाई गई थी, ढेरों सारी जो है कानून बनाए गए थे। लेकिन भारत जब आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो संविधान के प्रारंभ होने के बाद भी संसद के द्वारा, राज्य विधान मंडल के द्वारा, अथवा राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अध्यादेशों के माध्यम से कानूनों का निर्माण किया गया। तो जो कानून का निर्माण किया गया, या फिर संविधान के लागू होने से पहले जो कानून थे, यह सभी कानून कुल मिला जुलाकर मौलिक अधिकारों के संगत होने चाहिए। यदि संगत नहीं है तो उसका जो है शून्य या अवैध या असंवैधानिक घोषित न्यायपालिका कर सकती है। यही आपका न्यायिक पुनरावलोकन है या न्यायिक समीक्षा, ठीक ना दोस्तों। तो आते हैं, सवाल है कि अनुच्छेद 13(1) में क्या दिया गया है। थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से पढ़ के हम विचार करते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन किस प्रकार है, या फिर पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है। अनुच्छेद 19(1) में विधि की व्याख्या दी गई है। सुनना जरा, अगर पूछे कि विधि की व्याख्या किसमें दी गई है, तो अनुच्छेद 13(1) में, ठीक ना, 13(1) में विधि की व्याख्या दी गई है, जिसके अनुसार यदि मूल अधिकारों एवं संविधान
मूल अधिकारों एवं संविधान निर्माण के पहले की विधियों के बीच कोई टकराहट उत्पन्न होता है तो मूल अधिकार पहले की विधियों को ढक लेता है। सुनना जरा, अगर मैं ये कहूं कि संविधान के निर्माण से पहले कुछ जो है अंग्रेजों के द्वारा विधि बनाई गई थी, ठीक ना, संविधान निर्माण से पहले, संविधान प्रारंभ हुआ उससे पहले जो सीआरपीसी, तमाम आईपीसी, ये सब धाराएं थीं, यह धाराएं संविधान के संगत होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि 20% भाग संगत नहीं है तो जो मूल अधिकार है, यह मूल अधिकार इस 20% भाग को ढक लेगा। यह समाप्त नहीं होगा लेकिन ढक लेगा। हां, अगर कभी भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, अगर भविष्य में कभी यह प्रासंगिक होगा तो यह प्रासंगिक मतलब कि जो है अपने रूप में मान्य कर दिया जाएगा। इसी को हम आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। न्यायपालिका ने अपनी भाषा में इसको आच्छादन का सिद्धांत कहा, प्रिंसिपल ऑफ इलिप्स कहा, ठीक ना दोस्तों। तो खैर, यह जो व्याख्या की गई है इस अनुच्छेद में, यह कहता है कि इसके अनुसार मूल अधिकार और संविधान निर्माण के पहले की विधियों के बीच टकराहट अगर उत्पन्न होता है तो मूल अधिकार पहले की विधियों को ढक लेता है, जिसे न्यायपालिका ने आच्छादन का सिद्धांत कहा। इसके अनुसार यह विधियां समाप्त नहीं होती हैं बल्कि मूल अधिकारों को ढक लेती हैं। मूल अधिकारों द्वारा इसे ढक लिया जाता है और यदि लगता है कि विधि की भविष्य में प्रासंगिकता है तो उसे प्रभावी बना दिया जाएगा। ये का आच्छादन का सिद्धांत है। तो सवाल है कि एक पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, तो सुनना जरा भैया, ये अनुच्छेद 13(2) है, ठीक ना, 13(2). इसके अनुसार राज्य द्वारा ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों के प्रतिकूल या विरुद्ध है, ठीक ना। ऐसी विधियों को न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। न्याय द्वारा निर्मित कोई भी विधि जिसका जितना भाग मूल अधिकारों के विरुद्ध है उसे असंवैधानिक घोषित या फिर शून्य घोषित न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। देखिए, मतलब कि कुल मिला जुलाकर संसद ने कानून बनाया या विधायिका ने कानून बनाया, तो सवाल है कि अगर मान लीजिए कि 40% भाग मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता है तो यह असंवैधानिक या अवैध या शून्य घोषित कर दिया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। इसी को हम पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन जब किसी पार्ट को ढक लिया जाता है उस पार्ट को हम कहते हैं कि आच्छादन का सिद्धांत। तो आई होप पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है, ये आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो सवाल है कि इस पर मेंस का क्वेश्चन क्या बन सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, न्यायपालिका किस प्रकार नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करती है, चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में आपको डिस्कस करना है। अब देखिए, अनुच्छेद 14 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 14 हमने बताया कि विधि का शासन क्या होता है, विधि के समता क्या होती है, विधि के समान संरक्षण क्या होता है। विधि का शासन जो रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी एक विचारक थे डायसी की ही पुस्तक रूल ऑफ लॉ से यह कॉन्सेप्ट लिया गया। चूंकि ये ब्रिटेन से थे इसलिए ब्रिटिश संविधान से यह ग्रहण किया गया। सवाल है कि यह विधि के समता या विधि का शासन क्या है। तो मैं कहूं कि सभी व्यक्तियों पर अगर एक ही कानून समान रूप से लागू होता है, किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होता है, सभी को एक ही कानून के माध्यम से देखा जाता है, इसी को हम विधि का शासन या विधि के समता कहते हैं। तो सवाल है कि भारत एक विषमता मूलक समाज है जहां पर एससी भी है, एसटी भी है, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, ठीक ना भैया। अच्छा, पूर्वोत्तर राज्य भी हैं। तो क्या एक ही विधि से सबको संचालित करना ठीक है? क्या यह नेचुरल जस्टिस के अनुकूल होगा कि नहीं होगा? ये सब सारी चीजें, अगर मैं कहूं कि क्या महिलाओं को उसी रूप में देखा जाना चाहिए जिस रूप में या जिस कानून के माध्यम से हम सामान्य पुरुषों को देखते हैं? नहीं भैया, महिलाएं एक सामाजिक और एक रूढ़िवादी परंपराओं से जकड़ी हुई हैं, उनका समावेशी विकास नहीं हो पाया है। सो उनके लिए कुछ ना कुछ आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अच्छा, क्या बच्चों को उसी कानून से संचालित किया जाना चाहिए? नहीं, उनके लिए भी, उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी अलग से कानून बनाया जाना चाहिए। क्या अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए अलग से कानून नहीं बनाया जाना चाहिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए? नहीं भैया, बनाया जाना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, क्या पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए? मैं अगर कहूं कि आर्मी की भर्ती चल रही है और आर्मी की भर्ती पूरे केंद्र स्तर पे चलती है और केंद्र स्तर पे अगर इनकी हाइट, मान लीजिए आर्मी की हाइट 5 फीट 5 इंच है, अगर पूर्वोत्तर वाला एक भी व्यक्ति आता है तो फिट नहीं होगा हाइट में, तो क्या विधि का शासन यह कहता है कि एक ही विधि से सबको संचालित करिए? मतलब कि यह तो उस हाइट से बाहर हो जाएंगे पूर्वोत्तर वाले। तो क्या यह न्याय है कि अन्याय? नहीं भैया, ये अन्याय है। तो ऐसे में इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए विधि के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया ताकि ओबीसी, एससी, एसटी जैसे लोगों को आरक्षण का प्रावधान दिया जा सके, ठीक ना, महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके, महिलाओं और बच्चों के लिए
राज्य अलग से स्पेशल कानून का निर्माण कर सके, या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास के लिए अलग से कानून, या फिर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से कानून का निर्माण किया जा सके। यही आपका विधि के समान संरक्षण है। आई होप समझ में आया होगा कि विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण क्या चीजें हैं। तो भारत विषमता मूलक एक समाज है और सभी के लिए एक समान विधि का निर्माण करना समानता नहीं है बल्कि असमानता है। ठीक ना दोस्तों? किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समता में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ में, ठीक ना, विधि के शासन में। इसी को हम विधि का शासन कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर ये सब सारी चीजें, मतलब कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, एक ही कानून के माध्यम से सारी चीजें अगर संचालित होंगी, तो क्या यह न्याय है कि अन्याय? क्या ये सकारात्मक है कि नकारात्मक? नहीं भैया, ये नकारात्मक है, इसलिए इसे नकारात्मक अवधारणा कहा जाता है। वहीं पर भारत में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताएं, जिसमें निम्न वर्ग, महिलाएं, बच्चे, जनजातीय व पहाड़ी राज्यों को समावेशी विकास में शामिल करके इनके लिए एक अलग से कानून, आरक्षण इत्यादि का प्रावधान किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से कानून के माध्यम से भेदभाव किया जा सकता है। ठीक ना दोस्तों? तो वही कह रहा है कि जो समावेशी विकास में शामिल होना है, लेकिन विधि के समान जो समता है वह विधि के कानून है, जो विधि का कानून या विधि का शासन जो है वह कहता है कि नहीं, एक ही कानून से देखा जाना चाहिए, इसलिए इसे हम नकारात्मक अवधारणा कहते हैं। लेकिन वहीं पर इन्हीं तमाम सामाजिक विषमताओं या परिस्थितियों के हिसाब से जब अलग से हम अलग समाज के लिए अलग कानून का निर्माण करते हैं, तो इसीलिए इसको हम सकारात्मक अवधारणा कहते हैं। सभी के लिए एक जैसा कानून नहीं बनाया जाएगा, समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। यह विधि के समान संरक्षण है। ठीक ना दोस्तों? तो सवाल है कि भेदभाव किस प्रकार का किया जाएगा? तो संविधान में वर्णित समानता के अधिकार में भेदभाव अंतर्निहित है, क्योंकि विधि के समान संरक्षण का स्पष्ट अभिप्राय है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, अतः परिस्थिति जन सामाजिक भेदभाव किया जा सकता है। तो सवाल है कि किस आधार पर? भौगोलिक आधार पर किया जा सकता है, छोटे और बड़े उद्योगों के आधार पर किया जा सकता है, महिलाओं और बच्चों के आधार पर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आधार पर किया जा सकता है, सैन्य बल जो कार्यरत हैं हमारे बॉर्डर पर, उनको जो है अधिकारों में उनकी कटौती की जा सकती है अनदर जो है कानूनों के माध्यम से। किन्नरों के लिए जो छक्का कहा जाता है, किन्नर, इनके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये आपका विधि के समान संरक्षण है। ठीक ना दोस्तों? तो खैर इस पर अगर इस पर मैं क्वेश्चन देखूं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? भारत का संविधान किस प्रकार इसकी स्थापना सुनिश्चित करता है? 150 वर्ड में लिखना है। फिर भारत जैसे विषमता मूलक समाज में विधि के समान संरक्षण का प्रावधान परिस्थिति जन सामाजिक भेदभाव करता है, स्पष्ट कीजिए। तो आई होप अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम अनुच्छेद 15 देखेंगे। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर भारत के नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।